देखो, गति पिछले चैप्टर में पढ़ लिए पूरी तरह से, पढ़े या नहीं पढ़े? वहां हम सब ये जाने कि गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार के होते हैं, और वहां गति से जुड़ा हुआ अपने पास कुछ समीकरण आया था, कुछ फॉर्मूला आया था, जिसकी मदद से क्या कर रहे थे हम सब? क्वेश्चन बना रहे थे, न्यूमेरिकल बना रहे थे। अब उस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट यहाँ आएगा कि वहां भले तुम गति के बारे में जान गए, वहां भले तुम गति के समीकरण को देख लिए, वहां तुम गति के प्रकार भी देख लिए, पर एक चीज, एक सवाल जो वहां नहीं उठा वो ये कि गति का कारण क्या था, किसी चीज में गति आती क्यों है। समझ रहे बात को? किसी चीज में गति आती क्यों है, तो उस चीज को हम सब यहाँ डील करेंगे। और गति, किसी वस्तु में गति आने का कारण होता है उस पर लगाया गया बल। किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे तो गतिशील वस्तु रुक जाएगी और रुकी हुई वस्तु गतिशील हो जाएगी। तो ये सब चीज हो पाता है किसके कारण? बल के कारण। इसलिए इस चैप्टर में बल भी है, और उसके बाद तब हम सब गति के नियम को देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है वो है बल। बल किसे कहते हैं, या फिर बल की परिभाषा क्या है। तो किसे कहते हैं बल, बता सकते हो कोई? बहुत अच्छे, क्लास 8 तक हमको पढ़ना था। खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। खिंचाव या धक्का क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पर 9th में आने के बाद बल के परिभाषा को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा बड़ा। कैसे बड़ा किया गया है? तो कहा जाता है बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। आकार या आकृति उसको या तो बदल देगा या फिर बदलने की चेष्टा करेगा। क्या मतलब है? मान लो तुम एक गुब्बारा हाथ में पकड़ रहे हो, उस पर बल लगाओगे तो पिचकने लगेगा, शेप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मान लो इधर का हवा भले किसी और हिस्से में चला जाए, शेप बदल गया उसका, लेकिन उसी जगह तुम ईंट पकड़ के बल लगा रहे हो, क्या होगा? आकार बदलेगा। तो एक जगह तुम बल लगाए तो आकार बदल गया, और दूसरी जगह तुम बल लगा रहे हो तो उसके आकार को बदलने की चेष्टा, कोशिश कर रहे हो, भले आकार ना बदले। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, उसके आकार को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। समझ गए? अब बल जो तुम लगाते हो, किसी निश्चित दिशा में लगाते हो। मान लो हम यहाँ कोई दरवाजा है या कोई दीवार है, उसको धक्का देंगे तो बल की दिशा कौन सी हो गई? उस तरफ, सामने की ओर हुई या नहीं हुई? कोई पहिया खिलौना हो, उसमें धागा बंधा हुआ, रस्सी से हम उसको अपनी ओर खींच रहे हैं तो दिशा क्या हो गई? इस तरफ हो गई। अभी बेंच पर हम नीचे की ओर जोड़ लगाएं तो बल किस दिशा में लगा रहे हैं? नीचे की ओर। तो बल जब भी लगता है किसी निश्चित दिशा में लगता है, और जब बल किसी निश्चित दिशा में लग रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। दिशा है ना, सदिश यानी दिशा के साथ। तो बल के बारे में एक बात क्या पता चला कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि वो उसमें दिशा होती है, परिमाण तो है, मात्रा तो है कि यहाँ कितना बल लग रहा है, लेकिन किस दिशा में लग रहा है ये भी निश्चित होता है। अब यहाँ बल को हम दर्शाएंगे किससे? तो बल को इंग्लिश का जो एक कैपिटल लेटर F है इससे दर्शाते हैं। अब यहाँ एक नया शब्द आ रहा है, बल का SI मात्रक। SI, हाँ, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल को नापा जाता है जिस यूनिट में, उसको हम बोलते हैं क्या? न्यूटन। दर्शाते हैं किससे? N से। अब एक सवाल कि सामने वाला तुमको एक थप्पड़ मार के चला जाए, तुमको कैसे पता चलेगा कि कितना यूनिट या कितना न्यूटन का बल लगाया है? 1 न्यूटन, 5 न्यूटन या 10 न्यूटन कितना होता है, ये कैसे अनुमान लगाओगे? बोलो। तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण क्या है ना, कि वो देखते हो तराजू पे रखने वाला जो बटखारा आता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम वाला, देखे हो? अब तो हर दुकान में लगभग इलेक्ट्रॉनिक
बैलेंस नज़र आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है। लेकिन अगर पुराना वाला तराजू कहीं है तो उस पर देखते हो बटखरा रखा जाता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, उसमें से 100 ग्राम लेके हाथ पर इस तरह से हाथ को रखो। जितना ताकत तुम नीचे की ओर, जितना वजन तुम नीचे की ओर महसूस कर रहे होगे, समझ रहे हो, नीचे की तरफ जितना ताकत लग रहा होगा तुम्हारे हाथ पे, वही 1 न्यूटन बल के लगभग बराबर होगा। समझ गए बात को? यानी अगर 1 किलो वाला बटखरा तुम हाथ पे रख लेते हो तो तुमको कितना न्यूटन का बल फील होगा? 10 न्यूटन का। समझ गए? तो अगर घर में 1 किलो वाला बटखरा है वो, तो उसको हाथ पे रखो और इस तरह से फील करो, कितना न्यूटन फील होगा? वो 10 न्यूटन। जो भी बल फील होगा वो कितने का होगा? 10 न्यूटन का। क्लियर हुआ बात? तो ये एक अनुमान है न्यूटन को जानने का, पता लगाने का। न्यूटन ही क्यों है? तो साइंटिस्ट का नाम तो जानते ही हो, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ही बल के संबंध में क्या किया था? बताया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में बल का जो SI मात्रक है वो क्या हो गया? न्यूटन हो गया। लेकिन इसके अलावे एक और मात्रक होता है जिसको जानना पड़ता है, बल का CGS मात्रक। CGS मात्रक। अब मात्रक की बात याद करो तो पहला चैप्टर जब हम सब पढ़ रहे थे तो वहाँ बोले थे कि बहुत सारा मात्रक होता है। एक तो SI है, फिर हमको ज़रूरत पड़ता है तो CGS की बात करते हैं, MKS की बात करते हैं, FPS की बात करते हैं। इतने सारे टाइप का मात्रक होता है। जो लोग थे उनको मालूम होगा कि हर देश में नापने का, लंबाई नापना हो या वजन नापना हो, अलग अलग मात्रक होता है। जैसे तुमको उदाहरण हम उस बार भी दिए थे, केक। हम आलू या प्याज खरीदने जा रहे हैं तो हम खरीद रहे हैं कितना? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, यानी 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी। लेकिन जब हम वही केक के दुकान पर पहुंचते हैं तो केक खरीदने के लिए हम 1 केजी का केक नहीं मांगते हैं। वहाँ क्या कहते हैं? हम 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए। होता है या नहीं होता है? क्यों? वहाँ भी हम 1 केजी बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता चला कि नहीं, केक तो सिर्फ पाउंड में नापा जाता है। ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में वज़न नापा जाता है पाउंड में। समझ रहे हो बात को? इंग्लैंड में वज़न किलोग्राम में नहीं नापा जाएगा, किस में नापा जाएगा? पाउंड में। तो इसलिए केक उधर की ही देन है, पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ है, तो वहाँ उसको पाउंड में नापते थे, तो यहाँ भी वो पाउंड ही हो गया। 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है, नहीं आधा किलो तुम समझ सकते हो। तो 1 पाउंड का केक मतलब कितने वजन का केक? लगभग आधा किलो का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब चूँकि वहाँ पाउंड में नापा जा रहा है, अपने यहाँ किलोग्राम में नापा जा रहा है, दोनों देश के एक एक आदमी खड़ा होकर बात करना शुरू कर दे, वो हर बार पाउंड का जिक्र करे वज़न में और हम हर बार किलोग्राम का बात करें, तो क्या लगता है तुमको? समझ में आएगा दोनों को कि किस वज़न की बात हो रही है? अगर जानकारी नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। जैसे तुम ही लोगों को केक भले तुम पाउंड में लेके आ रहे हो, लेकिन पाउंड का केजी से क्या रिलेशन है तो नहीं मालूम था। और अगर ये नहीं मालूम था तो कोई आदमी तुमको बोले कि हाँ मेरे पास जो थैला है उसमें 10 पाउंड आलू रखा हुआ है, तो तुमको समझ में आएगा कि उसमें कितना आलू है? बिल्कुल नहीं, नहीं ना आएगा। तो ऐसे में तो बात समझना और मुश्किल हो जाएगा कि उसके पास आलू है कितना। ऐसे में विज्ञान ने, फिजिक्स ने ये तय किया कि पूरी दुनिया में आप चाहे अपने देश में किसी भी लंबाई को नापने का, वजन को नापने का पद इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉमन यूनिट, एक कॉमन मात्रक पूरे विश्व में मान्य होना चाहिए। समझ रहे हो? उसी कॉमन यूनिट को नाम दिया गया क्या? SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। समझ रहे हो? तो ये जो SI यूनिट है पूरे विश्व में माना जाएगा। वजन को हम किलोग्राम मान रहे हैं, SI यूनिट भी किलोग्राम है, मतलब पूरी दुनिया में वो किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में। हम सब तो और अलग अलग तरह का वजन इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह जाओगे तो पसेरी इस्तेमाल हो रहा होता है, किसी जगह पाव इस्तेमाल हो रहा होता है, 1 पाव आलू दीजिए, 1 पाव प्याज दीजिए, होता है कि नहीं होता है? तो अलग अलग सब तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, पर स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम। तो ये किलोग्राम पूरे विश्व के लिए है। अब CGS क्या कहता है तो इसको समझो। C का मतलब है सेंटीमीटर, यानी कहीं अगर हमको लंबाई नापना होगा तो हम किस में नापेंगे? जबकि SI यूनिट में हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो CGS में सेंटीमीटर, वजन नापना होगा तो ग्राम, और समय नापना होगा तो ये है CGS मात्रक। MKS में M हो गया मीटर, K हो गया किलोग्राम, S हो गया सेकेंड। FPS में फुट, पाउंड और सेकेंड।
तो ये सब अलग अलग मात्रक है, उसमें से CGS मात्रक। अब कंडीशन क्या है ना कि केवल 7 ही मूल मात्रक है जो तुम सबको हम लिखवाए थे, उसके अलावा बाकी सब तो व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है। तो वहाँ बल भी डिराइव्ड यूनिट है, ये वो 7 में नहीं आता है जिसको हम सब फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक कह के पढ़े थे। तो इसलिए CGS मात्रक जो आ रहा है बल का, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है डाइन। ठीक है, क्या होता है, डाइन। अब इसको डायन पढ़ लो तुम सब, तुम्हारी मर्जी है, डाइन पढ़ लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। किसका, बल का। अब देखो बल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आगे आएगा अच्छे से, पर यहाँ फिर भी उसको चलती फिरती भाषा में समझ लो। F बराबर m इंटू ए। यहाँ F के बारे में तो मालूम है कि वो क्या है, बल है। m क्या है, तो ये है वस्तु का द्रव्यमान, और a क्या है, a है वस्तु का त्वरण। अब त्वरण जिसको किस में नापते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, द्रव्यमान किस में नापते हो, केजी में, और बल तो निकालना ही है, फोर्स है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब ये फॉर्मूला आगे भी आएगा, पर यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो कोई वस्तु है जिसका वजन है 5 केजी, इस पर कोई बल लगा, समझ रहे हो, कितना बल लगा हमको नहीं पता है, लेकिन बल लगने के कारण इसका स्पीड हो गया 2, मतलब इसमें त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण क्या होता है, एक शब्द ये भी उठेगा, अगर तुम लोगों को पिछले चैप्टर से याद नहीं है तो थोड़ा सा उसको भी बता देंगे। लेकिन अभी 5 केजी का एक वस्तु है, उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है, बल लगने के कारण उस वस्तु में त्वरण कितना आ गया, कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी द्रव्यमान कितना है, 5 केजी, और त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे में तुमको कहा जाएगा कि तुम इसका बल ज्ञात करो, इस पर कितना बल लगाया गया था। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एम कितना है, 5 केजी, और a कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर 5 दूना 10 तो हो गया, केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, पर इतने बड़े मात्रक के लिए ही क्या इस्तेमाल किया जाता है, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले क्या यूज करते हैं हम सब, न्यूटन। तो जब किसी वस्तु पर बल लगता है और बल के कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, सॉरी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु पर लगाया गया बल। F = m इंटू ए। कोई गाल पे तमाचा मारेगा तो सबसे पहले क्या याद आएगी, माँ, तो वही है, थप्पड़ लगा माँ याद आई। ठीक है, तो बल माँ ma, m का मतलब द्रव्यमान हो गया जो केजी में आएगा, और a त्वरण हो गया। अब थोड़ा सा त्वरण पर चलते हैं कि ये त्वरण क्या था, एक्सेलरेशन क्या था। तो एक्सेलरेटर वर्ड तो फिर से सब सुन के रखा है, कहाँ होता है, गाड़ी में, बाइक में। एक्सेलरेटर क्या करता है, जैसे ही देते हैं गाड़ी का स्पीड बढ़ने लगता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। उसी चीज़ को हम जहाँ वहाँ मतलब हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, त्वरण। तो त्वरण का मतलब हो गया कि वस्तु के स्पीड में जब चेंज आता है, समझ रहे हो, उसकी गति में जब परिवर्तन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। पर यहाँ थोड़ा सा क्या है कैच एक, कि समय लगाना पड़ेगा, प्रति एकांक समय में जो उसके वेग में परिवर्तन आएगा। मान लो 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग जो है 0 से बढ़कर 60 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी शुरू में क्या था, 0 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितना बदला, 60, लेकिन कितनी देर में बदला, कितनी देर में बदला, 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बदला होगा, 1 सेकंड में कितना बदला होगा, 12। तो वो जो 12 है वही त्वरण है, कि हर सेकंड जो उसका स्पीड बदलेगा उसी को क्या बोलेंगे, त्वरण। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है वो पिछले चैप्टर में देखे थे, अब बस जान लेते हैं कि क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण है, बात समझ में आया। प्रति एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जब वेग बदलेगा, अब मान लो कोई वस्तु पहले से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से,
उस पर हम गए ताकत लगाने, ताकत लगाने के बाद भी वो जो है इसी स्पीड से जा रहा है, तो मतलब हम कितना बल लगाए हैं उस पर, कितना बल लगाए होंगे उस पर, पहले से उसी स्पीड से जा रहा था, हम धक्का मारने गए फिर भी उसका स्पीड वही रह गया, मतलब हम बल क्या लगाए, ठेंगा, वही ना होगा। तो बल हो गया 0। और बल 0 क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड नहीं बदला तो त्वरण 0 है, त्वरण 0 है यानी ए के जगह 0 आ गया, वस्तु का वजन चाहे कुछ भी हो, त्वरण आ गया यहाँ 0, 0 गुना हुआ m से तो रिजल्ट आया 0। बात समझ में आई। तो ये है बल का खेल, बल लगा के वस्तु के स्पीड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं बल लगाने के बाद भी उसके वेग में परिवर्तन, तो मतलब साफ है कि हम बल नहीं लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं उसका मान क्या हो रहा है, 0। बात समझ में आई। अब इसके बाद बल से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक हम सबको पढ़ना है। पहला टॉपिक बल का प्रभाव, और तब पढ़ेंगे बल के प्रकार। पहला बल का प्रभाव और दूसरा बल का प्रकार। तो बल का प्रकार तो आगे पढ़ेंगे, पहले हमको ये बताओ कि बल का प्रभाव क्या क्या होता है, तुम बल लगा के क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, एक बोला आगे बढ़ा सकते हैं, एक बोला रोक सकते हैं, एक ये बोल रही है खींचना, उठा भी सकते हैं, चलो ठीक है, और कुछ फेंक भी सकते हैं, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इतना अगर तुम लिख लेते हो, इतना अगर लिख लेते हो तो नोट करो, और नोट करने के बाद बल के प्रभाव को सीधे हम सब लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की चीज़ नहीं है, तुम सब जो बोल रहे हो सब उसी में आ जाएगा। बल के प्रभाव, तो बल के प्रभाव में सबसे पहले तुम लिखे वस्तु के आकार को बदला जा सकता है, फिर लिखा गया कि कोई गतिशील वस्तु, पहले क्या है, कोई गतिशील वस्तु है उस पर बल लगाएंगे तो उसको हम बल लगाकर रोक सकते हैं। तो एक हो गया गतिशील वस्तु को रोकना, और आखिरी में जाके क्या लिखाए हैं, रुकी हुई वस्तु को गति में लाना। तो 2 चीज़ हो गया ना, या तो चलती हुई वस्तु को रोक दिए या रुकी हुई वस्तु को चला दिए। और बीच में 3 चीज़ें और आ गई, क्या, गतिशील वस्तु, बल लगाकर गतिशील वस्तु के गति की दिशा को बदल सकते हैं, बल लगाकर गतिशील वस्तु के गति को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो 5 को एक बार एक साथ बोलो। पहला हो गया बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है, बल लगाकर गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, बल लगाकर गतिशील वस्तु के गति की दिशा को बदला जा सकता है, बल लगाकर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और बल लगाकर किसी रुकी हुई वस्तु यानी विरामावस्था में जो वस्तु है उसको हम गतिशील कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। ये हो गया बल के प्रभाव। बल को, वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखना, वो भी गति में ही आएगा, स्थान परिवर्तन, समझ रहे हो। तो विरामावस्था से गति में ला दिए कि यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, तो इसलिए उन चीज़ों पर हम, उन पॉइंट को हम सब लिखेंगे नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्या, बल का प्रभाव। अब हम सब देखेंगे बल के प्रकार। अब पीछे क्लास में ना बल का प्रकार जो होता था वो होता था संपर्क बल और असंपर्क बल। समझना जरा सा, बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्की बल और असंपर्की बल। जिस बल को लगाने के लिए हमको संपर्क, वस्तु के संपर्क में आना पड़े उसको संपर्की बल कहते थे, और जो बिना संपर्क में आए लगता था उसको असंपर्की बल कहते थे। लेकिन वो पिछले क्लास में था। संपर्की बल का उदाहरण क्या क्या था, संपर्क में आने वाला बल जो भी था, मांसपेशियों से, हाथ से, पैर से जो बल लगाएंगे, पेशीय बल वो तभी लगाएंगे जब हम संपर्क में आएंगे, वस्तु को पकड़ेंगे तभी होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा घर्षण बल, जब वस्तु एक दूसरे पर गति करती है तो दोनों सतह के बीच जो बल लगता है वो भी क्या है, घर्षण बल, संपर्क बल है। उसी तरह असंपर्की बल यानी बिना संपर्क में आए लगने वाले बल का उदाहरण कौन कौन था, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब वो बल था जिसमें दोनों वस्तु को संपर्क में आना जरूरी नहीं है, थोड़े दूर से ही बल का प्रभाव हो जाता है। तुम छत पर से कूदोगे, जमीन तुमको अपनी ओर खींच लेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऐसा तो नहीं है कि तुम जमीन के संपर्क में थे, तुम हवा में थे लेकिन जमीन पर आ गए, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल तुमको खींचा। वहाँ संपर्क में तुम नहीं थे धरती के, तो वो असंपर्की बल है। चुंबक भी दूसरे चुंबक को या चुंबकीय पदार्थ को खींच लेता है, देखे हो या नहीं देखे हो। क्या संपर्क में आना जरूरी होता है, नहीं ना, थोड़ा दूर भी होता है तो खींच लेता है, तो वो असंपर्की बल था। ये पढ़े थे पिछले क्लास तक।
इस क्लास में हमको बल के प्रकार में जो पढ़ना है वो है संतुलित बल और असंतुलित बल। बल यहाँ भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा संतुलित बल और एक होगा असंतुलित बल। तो चलो अब उसको देखते हैं। सवाल लिखो, बल कितने प्रकार के होते हैं। चलो तो अब अगला टॉपिक है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिखो, बल दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, असंतुलित बल। शून्य परिणामी बल को संतुलित बल कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? पूरा हटे रहते हैं, तैयो हटिए। क्या मतलब है इसका, मालूम है? तुमसे पूछा कौन? क्या तुमसे पूछा कौन? 2-3 दिन लगातार कैसे आ गए तुम? एब्सेंट नहीं किए हुए थे को दिन? हाँ? चलो, शून्य परिणामी बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लो एक बक्सा रखा हुआ है ज़मीन पर। नहीं, चोट सबके माथा पे भी होता है। कैसे? जैसे तुम लेके भागती है। देखो, एक बल लग रहा है इस तरफ से और एक बल लग रहा है, क्या है यार? ये बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। क्या? हाँ? और ये भी बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। बताओ डब्बा किस तरफ जाएगा? हाँ? बीच में ही रहेगा। तो यहाँ नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो परिणाम निकला, वो क्या निकला? 0। इधर से 10, इधर से 10, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? 0। तो रिजल्ट यानी परिणाम, और परिणाम क्या आ रहा है? तो इसी को कहा गया शून्य परिणामी बल। समझ रहे हो कि दोनों तरफ से बल लगे और बल का रिजल्ट शून्य हो जाए, नतीजा कुछ ना आए, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, संतुलित बल। क्लियर हुआ बात? तो यही लिखा गया कि शून्य परिणामी बल को संतुलित बल कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है। कोई दिक्कत है? चलो ये डायग्राम बनाओ उसके नीचे में। क्या बोल रहे थे? हाँ, बस वही होता है यहाँ। कानून का हाथ है, वो जितना लंबा चाहो कर लो। चलो लिखो, ये बॉक्स, ये डायग्राम बनाना है। 10 न्यूटन दिखाना है, तब ना पता चलेगा कि रिजल्ट 0 है। पेन से बनाओ ना रे। एगो बक्सा बनाना है, एगो टिनटंगा आदमी बनाना है, बात खत्म। उसके लिए भी तुमको पेन चाहिए। डंडा सीधा, हाँ ठीक है, एकदम 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आदमी हवा में हो चलेगा। एरो दिखा के, ये इधर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, दोनों मिलकर 10 न्यूटन लगाएगा। हो गया? ठीक है रे, हाँ ठीक है, एकदम 1 नंबर। हाथ का चिंता नहीं करना है, हाथ लेकिन दोनों एक ही जगह से निकलता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है। ये तीर का निशान जरूर देना, खाली 10 मत लिख देना। तीर बताता है कि ये बल इस तरफ लग रहा है और ये बल इस तरफ लग रहा है, क्योंकि बल में दिशा होती है इसलिए। बल का परिणाम, चलो उसके नीचे लिखो बल का परिणाम 10 - 10 0 न्यूटन। तो ये हो गया शून्य परिणामी बल, जिसको हम क्या बोले? संतुलित बल। अब अगला क्या है? अगला है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल क्या होगा? अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, चलो लिखो जल्दी से।
अब असंतुलित बल देख लो, एक नज़र और देख ही लो। देखो जी, ये अभी भी लगा रहा है 10 न्यूटन, लेकिन ये भाई साहब कितना लगा पा रहे हैं? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये डब्बा इसके ऊपर से निकलता चला जाएगा, ये डब्बा के नीचे आ रहा है सामने से ट्रक, हम जल्दी इधर से बल लगाने की रोक देंगे, क्या होगा? ट्रक ऊपर से जाएगा, तो वहाँ रिजल्ट 0 हो पाया क्या? नहीं ना। ये ज़्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन मतलब शून्य नहीं आया, आया शून्य नहीं आया, इसलिए इसको क्या बोले? अशून्य। अशून्य, तो अशून्य को ही क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। ये हो गया तुम्हारा असंतुलित बल। चलो लिखो। Let's start learning.